अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन हमारे लिए सबसे तकलीफदेह बात यह होती है कि अगर आप किसी अपने दोस्त के पास जाके अपना कोई हाल अहवाल बयान कर रहे हों, कोई अपनी तकलीफ़ का जिक्र कर रहे हों और आगे से पलट कर आपको कोई ये बहे कि भाई ये फ़ैसला तो आप ही का था, ये डिसीजन आपने खुद लिया है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो इसमें बहुत बड़ा किरदार आपके अपने फ़ैसलों का है। ऐसी ही चीज़ से घबराते हुए हम अक्सर फ़ैसले लेने से गुरेज करते हैं और उससे होता यह है कि हम एक लिम्बो में फंस जाते हैं। सही या गलत फ़ैसले के बजाय अगर हम वक्त की पाबंदी करें, यानी जिस तरह कहा जाता है बर वक्त फ़ैसले लेना भी बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आप देखें तो तमाम ही कामयाब लोगों की एक निशानी है। अगर आप डॉक्टर्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करने वालों की बात करें, या जैसे पाकिस्तान में अक्सर हमारे सामने इमरजेंसी सिचुएशंस आई, चाइनीज़ काउंसलेट पे आपने हमला देखा, उस वक्त एक हिकमत अमली बनानी होती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने। कभी कभार आपके उस वक्त के एक्शंस और फैसले गलत भी होते हैं, लेकिन इन्हीं गलतियों से फिर इंसान सीखता भी है। थियोरेटिकली एक चीज़ के बारे में जानना और उसको अमलन करना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स एंड सर्जन्स वो कई दफ़ा इस चीज़ को पढ़ते हैं कि एक अगर बीमारी हो, अगर आप सर्जरी के दौरान ऐसी सिचुएशन देखें तो आपको ये करना चाहिए, लेकिन ख़ुद वो करना और अच्छे तरीके से निभा पाना ये बहुत मुश्किल होता है। ये तो हो गई थोड़ी सी बात प्रोफेशनल डिसीजंस की, लेकिन अब ज़रा इसी चीज़ को पर्सनल लाइफ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। हम अक्सर गलत फ़ैसला करने से बहुत डरते हैं। हमें लगता है कि अगर गलती हो गई तो लोग हमें क्या कहेंगे, बुरा भला कहेंगे, सारी ज़िंदगी उस गलत फ़ैसले का बोझ उठाना पड़ेगा। और ये चीज़ अक्सर होती है आपकी करियर की चॉइस में, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पे, या फिर अपनी ज़िंदगी का ऐसा फ़ैसला लेते हुए कि जी मुझे किसके साथ ये ज़िंदगी गुजारनी है, या क्या मुझे मुल्क से बाहर जाना है। लोग कहते हैं ये जो बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं, या तो आप इनको लेते हुए अपने दिल की सुने, या फिर थोड़ा सा किसी से मशवरा कर लें और अपने दिमाग की भी सुने। अब ये मशवरा भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप जितने लोगों से बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज होते चले जाते हैं। तो आपके कुछ ट्रस्टेड मेंटर्स होने चाहिए, कुछ ऐसे लोग जिनको सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपके रिश्तेदार हैं या आपके करीबी दोस्त हैं, बल्कि जिस मसले का हल आप चाहते हैं, यकीनन ऐसे शख्स से मशवरा कीजिए जो आप समझते हैं वो आप इस इशू के बारे में समझबूझ भी रखता है और दूसरा आपका खैर ख्वाह है। अगर आप किसी ऐसे शख्स से मशवरा लेने चाहेंगे जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डिसीजन सही हो जाए या गलत हो जाए, या आपकी सिचुएशन को वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ उस इशू को अपने नज़रिए से देख रहा है, तब भी वो आपको अच्छा मशवरा नहीं दे पाएगा। लेकिन बहरहाल जी, सुने सबकी, करें वो जो आपके दिल को भाए। आप फैसला लेने से पहले लोगों से मशवरा कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब आपने डिसीजन ले लिया तो जिस तरह के बड़ा मशहूर डायलॉग भी है ना कि जी मैं एक दफ़ा कमिटमेंट कर लूँ, डिसीजन ले लूँ, तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये बात नहीं है कि आप गलत फ़ैसलों को सही ना करें, लेकिन थोड़ा अरसा अगर किसी फ़ैसले के साथ मुश्किलें हैं, उसके साथ तकलीफ़ें हैं, कठिनाई है, उस कठिनाई को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। क्योंकि यकीनन जब आपने फ़ैसला लिया था तो आपने कुछ सोचा होगा, कुछ अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल किया होगा। तो जब मुश्किल फ़ेज़ आया तो एक तरह से कुदरत आपको आजमा रही है कि आपकी चाह कितनी है, क्या आप वाकई उस चीज़ को चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जब आप उस वक्त आपकी ख्वाहिश तो थी, जब आपने फ़ैसला ले लिया तो बड़े आप मुश्किल में फंस गए, जी अब इतना पढ़ना भी पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना भी पड़ेगा। लेकिन ये वो सब चीज़ें हैं, ये वो छोटी छोटी कुर्बानियाँ हैं जो आपको देनी ही पड़ेगी। लाइकवाइज आपके दोस्त अहबाब, जब आप ज़िंदगी किसी के साथ गुजारने का फ़ैसला करते हैं, ये इशू बड़ा कॉमनली आता है। आज हम इस इशू को अपने लेटर डिस्कशन में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं द राइट एज टू गेट मैरिड की। अक्सर ख़वातीन को, बल्कि अब तो मर्द हजरात को भी कहा जाता है कि शादी करने की एक सही उम्र होती है। इसमें ऑफ कोर्स एक बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो है ही, बिकॉज आप शादी करते हैं ताकि आपकी फैमिली हो, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आप उस एज ब्रैकेट में होने चाहिए व्हेन यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। लेकिन क्या शादी का सिर्फ और सिर्फ यही एक रीज़न हो सकता है? मे बी यू डू इट फॉर कंपेनियनशिप, और उसमें फिर आपका पर्सनालिटी मैच होना बहुत ज़रूरी है। उस फैसले पे भी आके कई लोग बड़ा अटक जाते हैं, कहते हैं कि जी सही वक्त क्या है, सही फ़ैसला क्या है, किस फैमिली में करना चाहिए, घर वालों की बात सुनूं, अम्मी की बात सुनूं या अपने दिल की बात सुनूं। तो आज जी हम ये सारे इश्यूज़ को उठाएंगे और ख़ास तौर पे बात करेंगे कि अगर यंग एज में, जब आप ख़ुद बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं, जब आपको यही पता नहीं है कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए,
उस वक्त के लिए वे फैसले, और फिर जब आपकी लाइफ थोड़ी आगे बढ़ती है और आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत में चेंजेस आते हैं, तो आप उन फैसलों को कैसे निभाएं। दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और ख़ास तौर पे आज का हमारा सवाल यही है कि आपके ख्याल में शादी करने की कोई सही उम्र होती भी है या नहीं। हाँ या ना में हमें जवाब दीजिए, मुझे कॉल भी करके बताइएगा। अभी बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, टॉप स्टोरीज को देखेंगे और उसके बाद वापस आएंगे जी इस डिस्कशन के साथ कि व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड, और साथ साथ ये डिसीजन लेते हुए आपको कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज आज पाकिस्तान। सो स्टे विद मी, सिद्रा इकबाल। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। मैं सारे लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि जो सुबह सुबह मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा है वो ज़रूर प्ले कर दीजिएगा कि क्या आपके ख़्याल में शादी करने की कोई सही उम्र होती है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्योंकि अक्सर लोग इस बात से एक तरह से उलझते रहते हैं। उनको लगता है कि जी अब प्रॉबली इट्स टू लेट टू डू थिंग्स, और ख़ास तौर पर जब ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ लोगों की शादी अगर नाकाम हो जाती है या खुदा न खासा आपका लाइफ पार्टनर आपकी जिंदा नहीं रहते और दे मेक देयर ट्रांसफ़र, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? क्या आपकी ज़िंदगी रुक जाती है या यू शुड थिंक अबाउट डूइंग इट अगेन? उसमें जी उम्र का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। लोग कहते हैं कि जी अब तो ये सब कुछ करने कराने की, सोचने की इस बारे से उम्र गुजर गई है। लेकिन कंपेनियनशिप के लिए कोई ख़ास उम्र नहीं होती। इस पर आज हम ज़रूर बात करेंगे डिटेल में, हमारे साथ रहिएगा। ये हमारा 10 बजे का टॉपिक होगा। लेकिन अब ज़रा बात कर लेते हैं हालात हाज़रा की, मुल्क में क्या हो रहा है। कल हमने देखा कि एक सबसे बड़ी खबर जो थी वो अलीम खान साहब की गिरफ्तारी थी। ये पहली दफ़ा हुआ कि पीटीआई के अपने मेंबर और ख़ास तौर पे अ वेरी पावरफुल सिटिंग मिनिस्टर इन पंजाब, उसको नैब ने गिरफ्तार किया और उन पे भी यही इल्ज़ाम है कि उनके जो असासे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ एंड एसेट्स हैं, वो उनकी डिक्लेयर्ड सोर्सेज ऑफ इनकम से मैच नहीं करती। लेकिन इसमें जो एक डिफरेंट बात हमने ये देखी कि अक्सर रिवायत तो ये देखने में आती है कि अक्सर मिनिस्टर्स इस तरह के केसेस, इस तरह के इल्ज़ामात और पेशियों को भुगतते रहते हैं या नैब में ये केस चल रहा होता है और साथ साथ अपनी जो मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको भी निभाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हमने अच्छी रिवायत ये देखी कि अलीम साहब को ये लगता है कि उन पे होने वाली इन्वेस्टिगेशन और जो मॉरल स्टैंडिंग है वो उसको इस बात से धचका लगा है कि नैब ने उनको गिरफ्तार किया है या उनसे पूछगछ के लिए उनको रोका है। तो फिर उन्होंने बजाते खुद ही अपनी पोजीशन से इस्तीफ़ा दिया और अपना इस्तीफ़ा सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को पेश किया। ये क्या अच्छी रिवायत है या नहीं, और इसकी क्या असरात पीटीआई पे मुरतब हो सकते हैं? क्या इससे कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंप्स में बढ़ जाते हैं, क्लैंस होते हैं, ऑफ कोर्स ब्लॉक्स, फॉरवर्ड ब्लॉक्स एंड दूसरे ब्लॉक्स की बात की जाती है जिसमें अक्सर नाम चौधरी सरवर साहब का भी आ रहा है। क्या उस ग्रुप को फ़ायदा होगा विद इन पीटीआई? क्या अलीम खान साहब की पोजीशन इससे गैर मुस्तहकम हो गई है? ये वो तमाम सवालात हैं जिसको आज के एक्शन का रिएक्शन में हम हल करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मियां महमूद रशीद साहब, आपका ताल्लुक भी पीटीआई से। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। सबसे पहले पीटीआई का रद्द अमल, अभी तक लोगों ने पीटीआई पे ये इल्ज़ाम लगाया हुआ था कि शायद ये यकतरफा और काफ़ी हद तक इंतकामन कार्रवाइयाँ हो रही हैं नैब की, और इसमें अभी तक की पीटीआई के किसी अहम सरबराह का या अहम रुकन का नाम नहीं आता, और अब डायरेक्ट गिरफ्तारी होना अलीम खान साहब की, आप इसको कैसे देख रहे हैं और पीटीआई का इस पर क्या रद्द अमल है? मैं समझता हूँ जी कि पीटीआई ने हमेशा मेरिट की बात की है, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की बात की है जी। और अगर नैब के पास इस तरह के कोई शवाहिद मौजूद हैं कि जिसकी वजह से वो समझती है कि अलीम खां प्रॉपर तरीके से उनके सवालों के जवाब नहीं दे सके और उन्होंने उसे अरेस्ट किया, हम समझते हैं कि अलीम खान अपने वकला के ज़रिए और अपनी कानूनी टीम के ज़रिए इस मुकदमे को कानूनी तौर पर लड़ेंगे।
आप समझते हैं कि इससे पीटीआई किसी तरह से बैकफुट पे गई है? क्योंकि इसमें दो डिफरेंट चीज़ें नज़र आई हैं। एक तो इमरान खान साहब का हमेशा से ये एक बहुत ही हाई मॉरल स्टैंड रहा, उन्होंने कहा कि जी कभी भी कोई इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगी, किसी को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होगा। तो ये तो मेरे ख्याल में इससे मिसाल मिलती है कि पीटीआई ने विद इन अपनी सफ़ों में भी इस कार्रवाई को रोका नहीं है। लेकिन दूसरी जो मिसाल हमें नज़र आ रही है वो ये कि अलीम खान साहब ने अपनी मिनिस्टर की पोजीशन से इस्तीफ़ा दिया, और इसको आप कैसे देख रहे हैं? लोग इसके हवाले से भी चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि शायद मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन गए हैं विद इन द पीटीआई। क्या आप समझते हैं कि ये एक अच्छा कदम था? मैं समझता हूँ जी कि पीटीआई ने हमेशा मेरिट की बात की है, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की बात की है, और अगर नैब के पास इस तरह के कोई शवायद मौजूद हैं कि जिसकी वजह से वो समझती है कि अलीम खान प्रॉपर तरीके से उनके सवालों के जवाब नहीं दे सके और उन्होंने उसे अरेस्ट किया, हम समझते हैं कि अलीम खान अपने वकला के ज़रिए और अपनी कानूनी टीम के ज़रिए इस मुकदमे को कानूनी तौर पर लड़ेंगे जी। अलबत्ता उन्होंने एक नई शानदार रवायत कायम की है कि जो ही नैब ने उन्हें ज़ेर हिरासत लिया है, उन्होंने फौरी तौर पर अपने ओहदे से सुबकदोश होने का फैसला करके एक अच्छी रवायत कायम की है। आपके ख्याल में महमूद साहब इस पे उन पे कोई दबाव था, यानी ये उनका ज़ाती फैसला था या ये पार्टी की रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पे अपनी मिनिस्टेरियल पोजीशन से इस्तीफ़ा दीजिए? दूसरा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का कहना ये भी है कि शायद अलीम खान साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, इससे उनकी क्या मुराद है और आप इस बयान को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है जो ये एक ज़बरदस्त रवायत है सिदरा, इस तरह की मिसाल तो कम मिलती है कि अभी कोई रेफरेंस दायर नहीं हुआ। उन्होंने अलीम खान ने एक अच्छी रवायत का जो है ना वो आगाज़ किया है और बड़ी ज़रूरत और दलेरी के साथ उन्होंने अपने ओहदे से सुबकदोश होने का फ़ैसला किया है, और ये बात जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है कि जब तक वो अपने आप की क्लीयरेंस और सफाई नहीं देते उस वक्त तक वो किसी सीट को नहीं लेंगे। सही, जबरदस्त इक़दाम जी, जिस तरह की कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशंस इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, नैब का ये कहना है कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इस स्टांस पे आप क्या समझते हैं और आपको कितनी उम्मीद है? जिस तरह आपने खुद कहा कि अपने वकला के ज़रिए अपने खुद जो उनके पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं वो नैब को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, अपना केस खुद लड़ेंगे, लेकिन पीटीआई यानी विद इन द सर्कल्स विद इन योर पोलिटिकल पार्टी इसके हवाले से क्या बातचीत हो रही है इस वक्त? देखिए, ये तो पीपी रहनुमा जो है वो कहते हैं, उनका अपना कहने का और एक सोच है, वो शायद कुर्बानी के बकरे ढूंढते रहते हैं। हमारे यहाँ पीटीआई के यहाँ इस तरह का कोई कल्चर नहीं है। यहाँ पर इससे पहले जो हमारे सिदरा 2 मरकजी वज़रा वो भी रिज़ाइन कर चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर्स, जिनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात थे। तो ये बेसरोपा की बात करना जी कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, पता नहीं असल कुर्बानी किसकी थी, इस तरह की बात में कोई वजन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होने का। इट इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी, लेकिन बहरहाल एक बहुत ही कलीदी किरदार माना जाता है अलीम खान साहब का, एक असर अपनी पार्टी के लिए अदा किया। तो देखना यह है कि अब ये मामला किस तरह आगे बढ़ता है। लेकिन बहरहाल जी ये था आज का एक्शन का रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो वी विल हैव मिलो पाकिस्तान से विद अस, सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। जी जनाब, वेलकम बैक। और हम सही या गलत की ही बहस में पड़े रहते हैं, लेकिन आज जो हमने आपसे सवाल किया है उसका आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या आपको लगता है कि शादी करने की कोई सही उम्र होती है? एंड ऑफ कोर्स इस डिस्कशन में हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से भी, मर्द हज़रात के हवाले से भी। अमूमन कहा यह जाता है कि जो ज़ोर ज़बरदस्ती या ये कहना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है या ये खिंचाव या तनाव की सूरत हाल है वो ख़वातीन के लिए ज़्यादा होती है। कुछ ख़वातीन पलट कर इस पर यह भी कहती हैं कि क्या जी आपने हमें कोई टेट्रा पैक समझा हुआ है कि हमारी कोई एक्सपायरी डेट है? किस हद तक आप इससे अग्री करते हैं या नहीं, ये हमें बताइए हाँ या ना जवाब देकर। और इसके अलावा 10 बजे ऑफ कोर्स हम इस इशू को उठाएंगे। हमारे साथ अब जिस तरह के हमारा सेगमेंट है जी मिलो पाकिस्तान से, आपकी मुलाकात कराते हैं डाइवर्स हाई अचीवर पाकिस्तानी से जो अपना अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक कैंपेन चली थी, एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तान के बैंक ने ये कैंपेन चलाई
चलाई थी जिसमें लोगों के पैशंस को, लोगों के ख्वाबों को उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया था। तो जब मुश्किलात की बात की जाती है, वैसे तो पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि आज जिस शोबे को हमने चुना है वो बहुत ही मशहूर है, उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ये एक बड़ी थोड़ी सी डिफरेंट बात है, यूनिक बात है कि ख़वातीन और ख़ास तौर पर लड़कियाँ इसमें इंटरेस्टेड हों। मेरी आज की मेहमान बचपन ही से तैराकी में इंटरेस्टेड थी और समंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती थी। उनका पैशन था स्कूबा डाइविंग और आज हम उनको जानते हैं बतौर द फर्स्ट फीमेल स्कूबा डाइवर इंस्ट्रक्टर। यानी ना सिर्फ ये कि वो ख़ुद स्कूबा डाइविंग करती हैं, लेकिन इस पैशन को उन्होंने इस हद तक पहुँचाया क्योंकि उसमें आपको ट्रेनिंग्स चाहिए होती हैं, आपको कई घंटे आवर्स ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, बहुत सारे स्कूबा डाइविंग एक्सपीडिशंस करने पड़ते हैं, उसके बाद आप इस पोजीशन पे पहुंचते हैं कि आप लोगों को इंस्ट्रक्ट कर सकें। तो आज ही हमारे साथ मौजूद हैं रोशीन खान, द फर्स्ट फीमेल स्कूबा डाइवर इंस्ट्रक्टर इन पाकिस्तान। और रोशीन को वेलकम करना चाहेंगे और उनसे जानेंगे कि अगर आप और मैं आम लोग अगर स्कूबा डाइविंग करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोशीन। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अच्छा, कई लोगों को जब हम नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं और समंदर के अंदर की दुनिया दिखाई जाती है, उसमें क्या कुछ होता है, उससे मुझे तो थोड़ी घबराहट और थोड़ा डर लगने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सामने से अगर कोई वेल या शार्क आ गई तो मैं क्या करूँगी। आप बताएं कि अंदर आपका तजस्सुस क्यों था? व्हाई वर यू सो इंटरेस्टेड इन स्कूबा डाइविंग? एक्चुअली मैं स्कूबा डाइविंग शुरू की जब मैंने देखा कि लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं, उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि देखो तुमने वो फ़िश देखी, बहुत कलरफुल थी, वो स्पंज देखा, वो फ़ैन देखा, क्योंकि वेजिटेशन भी होती है कलरफुल समंदर के अंदर, खूबसूरत कॉरल्स भी होते हैं, फ़िशेस भी होती हैं। तो उसने इतना तजस्सुस पैदा किया मेरे अंदर कि ऑन द स्पॉट जब मैं बैठी हुई थी बोट के अंदर, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी, और डिसाइड किया कि नहीं, मैं भी अभी जाके देखूंगी कि नीचे क्या है, क्या खूबसूरत चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने बनाई हैं हमारे देखने के लिए। तो बस मैं गेयर वेयर पहन के इंस्ट्रक्टर के साथ चली गई और जाके देखा। जब मैं देखी वो खूबसूरती समंदर की तो मैं हैरान रह गई, और उसके बाद आई वॉज अ न्यू रोशीन, फिर देन आई स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग। तो बस एक थ्रिल होता है उसका अपना। Exactly. लेकिन मैं अक्सर जो मेरे फ्रेंड्स स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं, मैं कहती हूँ बड़ा एक यानी आपको जुनून चाहिए होता है। आप सुबह सुबह निकलें जी बोट पे, बोट आपको बीच समंदर में ले जाती है, सख्त सर्दी हो गर्मी हो जो भी, और आप अर्ली मॉर्निंग यूजली लोग जाते हैं। और डीप सी डाइविंग तो खैर रात में भी होती है, वो तो और ख़तरनाक मुझे लगती है। लेकिन मुझे बताएं कि जब भी हम स्कूबा डाइविंग की बात करते हैं रोशीन, तो पाकिस्तान एज ए डेस्टिनेशन हमारे जहन में नहीं आता। हम बात करते हैं जी फार ईस्ट की, मालदीव्स की, ब्यूटीफुल आइलैंड्स की, वहाँ पे ज़्यादातर स्कूबा डाइविंग कराई जाती है। तो पाकिस्तान की कोस्ट, यानी हम जो कराची में रहते हैं, वो कितनी मौजू है स्कूबा डाइविंग के लिए? बहुत मौजू है। हमारी 1000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और अभी तक एक्सप्लोर नहीं की है किसी ने। हम तो एक पर्टिकुलर जगह है चरना आइलैंड, जहाँ पे जाके डाइविंग करते हैं, या थोड़ा सा ऑफ द चरना चले जाते हैं कि माड़ी से थोड़ा अगर रैक्स वगैरह पे डाइव करनी हो तो वहाँ चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी उतनी ही खूबसूरत मरीन लाइफ है जितनी आप फार ईस्ट में देखते हैं या दुनिया के किसी और खित्ते में देखते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उनके यहाँ जो रीफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं और हमारे यहाँ जो रीफ है वो न्यूली बॉर्न है, अभी ग्रो कर रही है। तो हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारे लोग इसलिए नहीं जानते हैं, ज़्यादा टूरिज़म का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा, हम प्रमोट नहीं करते हैं साउथ को, हम सी को प्रमोट नहीं करते हैं। हमारे हम डरी हुई मूवीज देखते हैं शार्क्स की, हम डर जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम उसको उस तरह प्रमोट नहीं करते। जब भी पाकिस्तान की खूबसूरती की या पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने की बात होती है, जैसे कल भी हमने आपको बताया था, बर्फ़ पोश पहाड़ों की बात की जाती है, वादियों की बात की जाती है, लेकिन जो खूबसूरती पाकिस्तान की कोस्ट लाइन और समंदर में है उसको भी ज़रा एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन रोशीन, ख़र्चा जी सबसे पहले जी जहन में आता है ख़र्चा। आपने जैसे ख़ुद कहा कि क्योंकि इतनी ज़्यादा स्कूबा डाइविंग कंपनीज़ नहीं हैं, गेयर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लोगों के पास उतनी अवेयरनेस नहीं है। पहले तो आप बताएं कि
नंबर 1 आपको तैराकी आनी चाहिए या नहीं? अगर आप फर्स्ट टाइम, आप तो खुद आपको नहीं आती थी स्विमिंग एंड यू वेंट फॉर इट, रिकमेंडेड क्या होता है? आप जिनको इंस्ट्रक्ट करती हैं आपकी कोशिश होती है कि कोई स्विमर ही आए, और सेकेंडली क्या क्या गियर चाहिए होता है और कितना एक्सपेंसिव है स्कूबा डाइविंग करना पाकिस्तान में? एक्चुअली स्कूबा डाइविंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव शौक है डेफिनेटली। इसके इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो रफली अगर एवरेज कॉस्ट की जाए तो वो आपको खरीदने नहीं पड़ते हैं। एट द बिगिनिंग आप जब सीखते हैं, आप करना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड डिस्कवर स्कूबा। वो कोई भी जाके कर सकता है, स्विमर, नॉन स्विमर, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वन शुड बी अ स्विमर। स्विमिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो जब आप सर्टिफिकेशन करते हैं देन यू मस्ट लर्न स्विमिंग। बट अगर आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कभी भी किसी वक्त भी स्कूबा डाइविंग ट्राई कर सकते हैं। और अभी तो बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हैं, डाइव सेंटर्स हैं और इंस्ट्रक्टर्स हैं, मेल इंस्ट्रक्टर्स हैं, फीमेल इंस्ट्रक्टर हैं। एक और नमीरा अहमद हैं, वो भी स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग दे रही हैं। मतलब कि अगर आपको पैशन है तो आप कर सकते हैं, और इतना एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप कंपेयर करें दूसरे मुल्कों की निस्बत से। और लड़कियों का, ख़वातीन का कितना इंटरेस्ट देखते हैं? मैंने अक्सर लोगों को देखा है, आई नो ऑफ अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि कपल्स हैं, और वो सोचते हैं कि जैसा जी वीकेंड आया तो आइए चढ़ना आइलैंड ज़रा एक्सप्लोर करने चलते हैं। तो मर्द हज़रात को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो एडवेंचर लविंग भी होते हैं। लेकिन क्या अब आप तब्दीली देख रही हैं कि ख़वातीन और लड़कियाँ भी इसमें इंटरेस्ट लेती हैं? एक्चुअली क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी जाना होता है, तो लोग यूज़ टू नहीं होते कि इतनी सुबह उठ के जाएं। क्योंकि नियर बाय कोई डाइव साइट नहीं है हमारे, थोड़ा दूर ही जाना पड़ता है। तो अभी काफ़ी फीमेल्स हैं, इंटरेस्ट ले रही हैं, वो भी मर्दों के शाना बशाना वो भी स्कूबा डाइविंग ट्राई करना चाहती हैं और सीख भी रही हैं और ट्राई कर भी रही हैं। सर्टिफिकेशन के लिए भी, और सर्टिफिकेशन भी ले रही हैं। बिल्कुल। और इसके लिए पर्सनालिटी आपको कैसी चाहिए? ना कई लोग होते हैं ना जो पैनिक बहुत जल्दी कर जाते हैं। कुछ ऐसी कोई बात आप लोगों को कहना चाहें कि इफ़ दे वांट टू बी अ स्कूबा डाइवर, तो आपकी पर्सनालिटी में, आपकी ट्रेनिंग में, आपकी दुनिया को देखने के अंदाज में कुछ ख़ास चीज़ें तो होनी चाहिए, वो क्या है? एग्जैक्टली शौक होना चाहिए, और आप बाकी सब छोड़ दें इंस्ट्रक्टर पे। वो आप, उनकी जिम्मेदारी होती है, वो आपको लेके जाते हैं, वो समंदर की सैर कराते हैं और आपको वापस लेके आते हैं। बस शौक की बात है, वही होना चाहिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है रोशीन के कोई आपके साथ गया हो जिसको यू नो फॉर एग्जांपल अच्छी तैराकी नहीं आती हो, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो, और अंडर वाटर जाके वो पैनिक कर जाए? कभी ऐसा हुआ है? अक्सर ऐसा होता है, लोग पैनिक हो जाते हैं, बट दैट्स नॉर्मल। क्योंकि तो फिर आप उसका क्या उनको मशवरा देती हैं? बस आप ये ना सोचें कि आप कितनी गहराई में हैं, क्योंकि जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में जमा कर लेते हैं तो उससे फिर आप पैनिक हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, जैसे बेसिक टिप्स हैं। आप एक पानी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर आपके बॉडी पे बढ़ता जाता है, तो आपको एयर स्पेसिस को इक्वलाइज करना पड़ता है। वो तो आपने खुद ही करना है ना, इंस्ट्रक्टर कैन नॉट इक्वलाइज। व्हाट डू यू मीन बाय एयर स्पेसिंग इक्वलाइजिंग? यानी इसका क्या मतलब है, अगर आसान ज़बान में हमारे व्यूअर्स को समझाया जाए? एक्चुअली कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, या अक्सर लोगों के साथ होता है, आप जहाज़ में बैठते हैं तो आपको एकदम से प्रेशर महसूस होता है अपने कानों में। हाँ जी। तो वो एयर स्पेसेस आपको इक्वलाइज करने होते हैं। वहाँ तो नॉर्मली आप या तो अपने जॉ को मूव करते हैं, अक्सर लोग आपको च्युइंगम भी चबाते हुए नजर आते हैं, या फिर वो ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। हाँ जी। नहीं, एयर प्लग्स नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। वो ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है किसी वजह से, आप मूव करते हैं या बातें करते हैं किसी दूसरे के साथ। इसी तरह समंदर के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको प्रेशर महसूस होता है, जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। तो उसके लिए आपको अपने नोज को ऐसे पिंच करके देन यू होल्ड योर ब्रेथ एंड ट्राई टू एक्सेल थ्रू योर एयर स्पेसेस, ताकि वो बबल या वो एयर स्पेसेस आपकी पॉप अप करें और आप आराम से अंदर सैर कर सके समंदर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स रोशीन। तो इससे घबराना नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट है और देखें कि खूबसूरती अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको इसका पैशन है, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। वी हैव वंडरफुल सर्टिफिकेट
सर्टिफाइड ट्रेनर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स लाइक रोशीन, और अब जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत सारी टूर ऑपरेटर्स भी हैं, डाइव सेंटर्स भी हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। और इनको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये भी था कि हम पाकिस्तान को मुख्तलिफ ज़ावियों से एक्सप्लोर करें। कल हमने बात की थी जी पहाड़ों की, वादियों की, स्कीइंग की, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से पाकिस्तान को नवाजा है कि आप कोई भी अगर आपका पैशन हो आप उसको पाकिस्तान में एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुदरती हुस्न से हमारा मुल्क माला माल है। इसी के साथ रोशीन बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। वी विश यू ऑल द बेस्ट। और हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज का हमारा टॉपिक, सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आपको बताते चलें कि अब वो जो हमारा डिस्कशन टाइम है वो शुरू हो चुका है। सवाल मैंने आपको प्रोग्राम की ओपनिंग से ही बताया कि क्या आप समझते हैं कि शादी करने की कोई सही उम्र भी है। इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले आपके साथ वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट शेयर करना चाहेंगे जिसमें कहा जा रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, आबादी, आलम इंसानियत को 3 जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जिसका सामना है वो ये हैं कि सबसे पहले तो कि जी हमारा माहौल, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो कि हैज़र्ड्स क्रिएट करेगा। जो आपकी हकीकत है, जिस तरह आप दुनिया को जानते हैं वो बदल जाएगी। दूसरा, ऑफ कोर्स योर वर्क लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। आपका इकोनॉमिक मेल्टडाउन्स हैं, इसके अलावा नई वर्क और नई फील्ड्स इन्वेंट हो रही हैं। तो ऐसे जैसे हमारे बुज़ुर्ग और हमारे पेरेंट्स जिस दुनिया को जानते थे वो भी बदल जाएगी। माहौल और आपके ज़रिए माश के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को, इंसानों को पूरी दुनिया में दरपेश होगा वो है तन्हाई। यानी ये एक ऐसा चैलेंज है जिससे निपटना भी ज़रूरी है, लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड होती जा रही हैं। एक वक्त था कि हम एशिया में या बरी में अपने कल्चर पे बड़ा मान करते थे कि जी हम जुड़ के रहने वाले लोग हैं, हम तो क्लैन मेंटालिटी, कि हमारा एक कबीला होता है, हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं हम उनको जानते हैं, हमारी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं। अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाइए, ये बदलता जा रहा है। आपके बहुत सारे रिश्तेदार आपके शहर और मोहल्ले में तो छोड़िए, अब आपके मुल्क में भी नहीं रहते। तो उसमें जाहिर सी बात है एक आइसोलेशन की फीलिंग भी है। और खुसूसन इसमें बात की जाती है फिर शादी की। इंसान शादी इसीलिए करता है ताकि उसका एक लाइफ पार्टनर हो, एक कंपेनियन हो, दुख सुख का साथी हो। ये मिसालें आपने अक्सर सुनी होंगी कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहियों की तरह हैं और इसी से ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता है। लेकिन फिर इस सफ़र से जुड़े हुए बहुत सारे सवालात जो हम इस प्रोग्राम में उठाते हैं, आज भी हमने सोचा कि एक बात आपसे की जाए कि क्या शादी करने की कोई सही उम्र होती है। और जहाँ दुनिया में बहुत सारी और चीज़ें बदल रही हैं, आपका एम्बिशन, आपका काम करने का तरीका, आपका ज़िंदगी गुजारने का तरीका, तो क्या इसमें भी कोई रद्दोबदल आना चाहिए। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि बायोलॉजिकल एज आपकी इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर आपने फैमिली शुरू करनी है वहाँ पे एक आपके सामने एक एक रियल सिनेरियो है। लेकिन इसके अलावा इंसान की जो दूसरी ज़रूरियात होती हैं, आपकी इमोशनल नीड्स, आपका सेंस ऑफ कंपेनियनशिप, आपकी पर्सनैलिटीज़ का मैच करना, एक दूसरे की पर्सनैलिटी और अचीवमेंट्स को सहारा देना, उसको अप्रिशिएट करना, एक दूसरे के लिए हर दुख और गम में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, ये वो चीज़ें हैं क्या ये शादी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती। और इसके लिए जिस किस्म की इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए, क्या उसको आप बायोलॉजिकल एज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स अ क्वेश्चन दैट वी हैव टुडे फॉर यू। और ख़ास तौर पे जो जनरेशंस इसमें एक रोल अदा करती आई हैं। पहले ज़माने में क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो कि माँ बाप का, बुज़ुर्गों का भी एक किरदार था कि वो किस तरह एक नए कपल को मेंटोर करते हैं। वो एक मिसिंग फैक्टर अभी भी हमारे सामने है। तभी लोग कहते हैं कि पहले साल शादी में थोड़े टीदिंग इश्यूज भी होते हैं, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है। सो वी हैव अ लॉट टू कवर टुडे। लाइव शो है, गड़बड़ हो जाती है। आइए आपको सबसे पहले हमारे आज के मेहमानों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महनाज रहमान। आप औरत फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं, इस तरह के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ भी हैं, इस पर गहरी नज़र रखती हैं। थैंक यू वेरी मच महनाज फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं शाजिया रहमान, हु इज़ अ मैच मेकर। और आए दिन ये जो मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं दोनों साइड से, लड़की की डिमांड, लड़के की डिमांड, उनके घर वालों की डिमांड, उस पर भी ज़रा अपना तज्जिया पेश करेंगी कि आजकल चल क्या रहा है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद है अशर आलम। और अशर को हम जानते हैं बिकॉज ही रीड्स न्यूज़ एंड ही इज़ अगेन करंट अफेयर्स और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ से आप वाकिफ़ रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर शाजिया आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें
सही उम्र, व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड, या पॉपुलर एज से चले शुरू करते हैं कि आम तौर पे पाकिस्तानी माशरे में किस उम्र में लोग शादियां करते हैं या उनके आस पड़ोस लोग उनको एहसास दिलाने लगते हैं कि अब आपकी शादी हो जानी चाहिए? ओके, देखिए पाकिस्तानी माशरे में अगर आप बड़े शहरों की बात करें, लाइक कराची, इस्लामाबाद या लाहौर की बात करें, वहाँ पे भी लड़की की एज अलग काउंट की जाती है, लड़के की एज अलग काउंट की जाती है। जिस एज में अगर आप सेम एज बोलें तो वो लड़की को बुरा कंसीडर करने लगते हैं कि जी ये सेम एज अगर हो गई। पहले के 10 साल में चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। ये है कि 21 से स्टार्ट कर देते। इवन द गर्ल इज़ डूइंग मास्टर्स या अगर उसका कोई करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं तो पेरेंट्स जो है वो कंसर्न हो जाते हैं और लड़की भी थोड़ा बहुत सोचने लगती है कि ठीक है 21 से एक आइडियल सिचुएशन काउंट की जाती है कि 1-2 साल में यू विल हैव समथिंग एट योर ओन चॉइस, या वो आपको आने लगते हैं आप या उनको वेलकम करने लगते हैं या उनको कंसीडर करने लगते हैं कि 1-2 साल में आपको वो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। लड़की के लिए पाकिस्तान में अगर लड़का इस इकलौता और वो अब्बा की सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, बहनें बहनों की शादियां हो गई, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 26। बट आइडियली जो सेल्फ मेड लड़के हैं जो सारी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं वो 28 के बाद स्टार्ट करते हैं। और क्या जिस तरह हम लड़कियों को बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि जी अब अब उनके रिश्ते और उनके ऑप्शंस कम हो रहे हैं, क्या मर्द हजरात के लिए भी कोई ऐसी अपर लिमिट है आपने जो महसूस किया है? मर्दों के लिए अब इस वक्त क्योंकि लड़कों के लिए भी सेम चीज़ें होने लगी हैं, थोड़ा बहुत इक्वालिटी आ गई है, तो 33 या 32 के बाद फिर एक नॉक शुरू हो जाती है कि कब करोगे शादी, इसकी शादी कब करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस, या अब आप अपनी फैमिली स्टार्ट कर दें या खुद ही पसंद कर लो अगर घर वाले नहीं कर रहे। ये चीज़ें अब मर्दों के साथ होने लगी हैं। पहले तो ये होता था ना कि अच्छा जी 38 में भी हो रही है, 40 में भी हो रही है, उसके बाद भी हो रही है। अभी भी रेयर केसेस डेफिनेटली ऐसे हैं, लेकिन ये है कि अब ज़रा शोर थोड़ा बहुत यानी अब लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 35-36 साल की हो गई है, मर्द की भी, और उसने शादी नहीं की, तो लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं हुई शादी। देखिए पाकिस्तानी माशरे का अलमिया तो ये है कि सवाल पूछने की तो बीमारी है किसी भी वजह से। शादी कर लो तो फिर बच्चा हो जाए तो फिर बेटे का, फिर ये तो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन मर्द से भी अब ये सवाल किए जाते हैं कि क्यों नहीं कर रहे शादी, भाई कोई पसंद है तो घर वालों को बता दो, क्या वो राजी नहीं हो रही या हम बताएं। इस तरह की सोशल सर्विसेज आपको पता है। अच्छा, और एक और सवाल बिफोर आई मूव ऑन टू माय अदर गेस्ट, हमारे यहाँ पहले ज़माने में देखा जाता था कि बहुत ज़्यादा एज गैप्स भी होते थे हस्बैंड एंड वाइफ के। कोई 15 साल छोटी लड़की है या 12 साल 10 साल नॉर्मल समझा जाता था। आज क्या ट्रेंड है, क्या इस एज में कमी आई? आज देखिए अगर माओ की तरफ से रिश्ते आते हैं या वो अरेंज्ड या इस तरह से होती है जिसमें एक कॉम्बो नहीं होता, तो शी कंसीडर्स के 5 से 7 साल का भी गैप इज आइडियल। बट अगर लड़के की मर्जी पूछी जाए या लड़की की पूछी जाए तो वो नॉर्मली जब मेरी उनसे बात होती है, देयर लाइक 3 साल इज 3 to 4 years इज मैक्स, इससे ज्यादा नहीं सोचिएगा, इससे ज्यादा एज डिफरेंस नहीं। तो ये देखिए ये तब्दीली है हमारे माशरे में कि सही उम्र, चलें ठीक है अगर वो प्रेशर अभी भी 21 साल की उम्र से है, लेकिन मैं ख़ास तौर पे मर्द हजरात का भी एंगल इसमें लाना चाहती थी कि अगर आपकी एज 30 से 32 क्रॉस कर जाती है तो मर्दों से भी सवाल होता है कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई और वो इतने डिज़ायरेबल नहीं रहते। और खुसूसन जैसे आपने इशारा किया कि 10 या 20 साल की एज गैप्स भी हुआ करते थे, हम अपने नानी दादी को देखें, अपने पेरेंट्स को देखें, लेकिन अब अमूमन लड़की और लड़कों दोनों की ख्वाहिश ये होती है कि 3 से 5 साल का डिफरेंस इज मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैम अगर आपसे महनाज में सवाल करना चाहूँ, माशरा है जिसका आप और हम सब हिस्सा हैं, हम किसी भी शादी पे जाते हैं तो एज हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होती है कि हम कह रहे होते हैं कि जैसे लड़की अब तैयार होकर आई है, फुली डेक्ड अप दुल्हन है, उसको कभी आपने इतने मेकअप में नहीं देखा, तो पहला मुआवजा ये किया जाता है देखो कितनी बड़ी बड़ी लग रही है। यानी हर दुल्हन ये बेचारी क्यों सुनती है, या अगर जैसे इन्होंने कहा कि एज डिफरेंस मियाँ बीवी का दूल्हा दुल्हन का कम है, तो ये आवाज़ें हमारे कान में आती हैं कि देखो बिल्कुल बराबर की लग रही है या बल्कि दूल्हे से बड़ी लग रही है। ये हम क्यों बातें करते हैं? बस वो स्टीरियोटाइप्स चले आ रहे हैं ना माशरे में, जो बातें कुछ फिक्स हो गई हुई हैं। हाँ। तो उनसे जो निकलना, उनसे पीछा छुड़ाना ज़ाहिर है उसके लिए बहुत जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। और आमतौर पे यंग जनरेशन के जो बागी लोग होते हैं वही तोड़ते हैं इन चीज़ों को, और हर दौर में ये होता है।
कि जो नई जनरेशन है उसमें से कुछ लोग बगावत करते हैं और उस वक्त उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो लोग आते हैं उनके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। आपने ये नोट किया है कि जिस तरह लोग तज्जिया पेश करते हैं कि जी कम उम्र में, या लड़की अगर कम उम्र है उससे शादी इसलिए ख्वाहिशमंद होते हैं या फैमिलीज उसको इसलिए पसंद करती हैं कि एक बड़ा कॉमन हम बात सुनते हैं कि उसको अपनी पसंद के मुताबिक, अपने रहन सहन के मुताबिक ढाल लेंगे। ये जद्दोजहद क्यों होती है लड़के वालों की तरफ से कि इसको पता नहीं किसी चीज में ढलना है, ये अभी प्रॉपर नहीं थी, इसको अभी हम परफेक्ट करेंगे। एक्चुअली ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, आप पता नहीं, अब मैं भी एक बोल्ड बात कहने जा रही हूँ, आई थिंक इसे रीथिंक करने की जरूरत है। सही। क्योंकि ये हमारे यहाँ ये है कि जो लड़की को ला रहे हैं ना, वो फुल टाइम मुलाजमा भी होगी, वो आपके फुल टाइम बायोलॉजिकल नीड्स भी पूरी करेगी, वो बच्चों की मेड भी होगी, वो सब कुछ होगी, लेकिन वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या होगी, वो एक इंसान है, वो उसकी अपनी क्या ख्वाहिशात हैं, ये कोई नहीं सोचता। ससुराल वालों का इतना रवैया इस सिलसिले में होता है ना कि नौकरानी को ला रहे हैं। अम्मियाँ का यही होता है कि फुल टाइम मुलाजमा आ रही है, जैसे पूरी उम्र कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हम मेड्स रखते हैं, उनको भी हम छुट्टी देते हैं, लेकिन बीवी के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। इसी तरह बाज जो बीवी या उसके घर वाले, उनका रवैया भी बाज़ दफ़ा बहुत अनरीजनेबल होता है। लेकिन अगर इसको मैं पूरा ही नेगेटिव तौर पे ना देखूं, अशर आप क्या कहेंगे? देखें, जिस तरह हम ग्रो करते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारा एक्सपोजर बढ़ता है, तो हमारी पर्सनालिटी भी तो सेट हो रही है ना। यानी पहले शायद मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मुझे पता है कि मुझे किस किस्म की ड्रेसिंग पसंद है, कैसा मैं लाइफस्टाइल चाहती हूँ, कैसा खाना मुझे पसंद है, जो भी उससे जुड़ी हुई चीज़ें, कितनी मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। तो एक तरह तो ये सच है ना कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी पर्सनालिटी सेट होती चली जाती है। क्या शादी के लिए ये चीज़ आपकी शख्सियत में से लचक को ख़त्म कर देती है, तभी आप दूसरे को समझना बंद कर देते हैं? क्या ये एक रियल फियर है आपके ख्याल में? चले, वो चीज़ तो बात की बात है कि अर्ली मैरिज, अर्ली एज में शादी करनी चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन हमने शादी को ऐसे बना लिया जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। एक एजेंट होता है ना, हाँ। ऐसे एक माजरत के साथ एक रिश्ता कराने वाली एक मैच मेकर। अरे भाई, आप पुराने जमाने चले गए, कितना लड़की कैसा फील करती होगी, आप 10-10 खानदानों के सामने बिठाते हो उसको। सही है, अब बहुत ड्रिल से गुजरने, वो समोसा पार्टी ट्रे लेके आए, चाय और आपने जो बात कही अभी, जो स्टेज पे बैठी हुई लड़की को कहती है बड़ी उम्र की, वो कौन है? खवातीन ही तो कहती है। सही, कोई मर्द तो नहीं कहता। अच्छा, मैच मेकिंग की वजह से अगर खुदा न खास्ता आगे शादी नाकाम होती है, क्या कल को आप उस मैच मेकर को फोन करके बोलेंगे जी प्रॉब्लम हुआ, बोलेंगे वो तो जानती भी नहीं कि अच्छा कौन, हाँ आज से आपके मैंने कराई थी। देखिए, हमने तो आपको मिलवा दिया। गारंटीड आपस की बॉन्डिंग होनी चाहिए। आप स्कूल सिस्टम देख लें, मास्टर बना दिए, मर्द को अलग अलग पढ़ाएंगे, ऑफिस का माहौल देख लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माहौल देख लें, शहर का माहौल देख लें, आप बॉन्डिंग क्रिएट ही नहीं होने दे रहे। और अगर कोई पसंद की शादी कर ले, सबसे पहले आपके खानदान में सवाल होगा, अगर वो आ भी गई, पसंद की शादी की है, पता नहीं किस तरह की लड़की है, ये तो मेरे बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी दोनों माशाल्लाह बाशऊर लोग एक इदारे में काम कर रहे होंगे, पढ़े लिखे हैं, दुनिया देखी हुई है, लेकिन अगर लड़का आके कहे कि जी मुझे फलानी लड़की पसंद है, तो घर वालों का यही रिएक्शन होता है, फंसा लिया मेरे बच्चे सुनते हैं, उसके बच्चे सुनते हैं कि तुम्हारी मां को टाइटल मिलता है। अच्छा, एक ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज की करेक्शन जरूर करना चाहूंगी। हमारे माशरे में आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर उनकी शादी हुई, तो हम उसको कहते हैं इनका अफेयर चला होगा। अफेयर यहाँ हम गलत तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अफेयर मैरिड लोगों का चलता है, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। किसी को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो हम छाप लगा देते हैं कि फलाने शख्स का फलाने खातून के साथ अफेयर चला था, अगर आप दोनों सिंगल हैं, दोनों रजामंद हैं, तो इसमें अफेयर वाली कोई बात नहीं है, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि दीन और हमारा माशरा इसको एक्सेप्ट करे और इसकी इजाजत देता है। दीन तो इसकी इजाजत देता है। बहरहाल जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हुए वापस आएंगे। ये सही उम्र का टाइटल, अशर ने बहुत अच्छी बात की। ये जो हम स्टेज पे बैठी हुई दुल्हन को जज कर रहे होते कि ये बड़ी लग रही है, दूल्हे से बड़ी लग रही है, ये खवातीन ही करती हैं और हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
एक मिसाल दी जाती है जी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जो हमारे यहाँ मुनाफिकत का आलम है, मेरे ख्याल में शादियों के मामले में ये कहना गलत नहीं है। हम सब के दिलों दिमाग में एक आइडियल सिचुएशन है। थोड़ी देर पहले हम उम्र के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन आप ये भी देखिए कि जब शऊर बेदार हुआ है और लोग अपनी पसंदीदगी या नापसंदीदगी को बड़े ज़ोरों शोर से कहने लगे हैं, तो आज जो हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि फिर फ़ैसला लेते हुए अक्सर लोग रुक क्यों जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं, फैमिलीज़ भी कंफ्यूज होती हैं जब हर चीज़ आपके सामने है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन वो जिस तरह ना कि ये रूटीन चली आ रही है, हर शाम कहीं पे चाय और समोसा पार्टी है, लेकिन लड़की है कि पसंद नहीं आ रही, लड़का है कि समझ नहीं आ रहा। ये अशर आप क्या समझते हैं कि लोगों में तक कन्फ्यूजन क्यों है? मतलब ये कि राब्ते हमने ना बहुत महदूद कर दिए। सही। हम एक दूसरे को समझते भी हैं तो मुनाफिकत के साथ। लड़का है वो चाहेगा कि बस मैं अगर कोई लड़की घर ला रहा हूँ तो बस मेरी मर्जी से पहने, मेरी मर्जी का खाए, मुझे पता है क्या हेल्दी खाना है, इसको तो कुछ नहीं पता। सही। इसने 18, 20 साल 22 साल क्या किया है, ये तो एलियन है। हाँ। सुनना नहीं चाहते। सिमिलरली लड़की जो चाहती है उसकी एक्सपेक्टेशंस भले वो जिस एज ग्रुप में भी करे, वो बीइंग अ मैन मैं इस बात को मानता हूँ, लड़की में फिर थोड़ी सी ढलने की सलाहियत ज़्यादा होती है। हम उसको भी कबूल नहीं करना चाहते, उसका भी वीक पॉइंट समझते हैं उसको कि पता नहीं क्यों इतनी ये डाउन हो रही है, कुछ ऐसा पास तो नहीं है इसका। हाँ। क्यों इतना गुलामी दिखा रही है, गुलामी दिखाए थोप हंसती है, ज्यादा बोले तो बदतमीज और मुंह सर खुदसर कहलाती है। तो आप क्या समझते हैं, जो हम आज अगर रिश्ते तक बात पहुंचती है, तो उम्र पे बात हो गई, जो हमने कहा एक बायोडेटा सीवी तो लोग देख रहे होते, कहाँ रहते हैं, अपना घर है, किराए का घर है, ये हमने फजूल ऐड, वो है सोशल मीडिया। फाइनल पसंदीदगी तक बात पहुंचती है तो फिर एक दूसरे, क्या कोई FBI रिसर्च करती होगी और इन्वेस्टिगेट करती होगी, जो लड़का लड़की खुद दूसरे के ना गड़े मुर्दे ऑनलाइन लड़का कहता था जैसी शादी उन्होंने लेती बोलता, लड़का बोलता है मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, फौरन नया अकाउंट बनता है। लड़की कहती है वो घर में जी फ्रेंड लिस्ट और बाकी एक्टिविटीज, हम ट्रस्ट नहीं डेवलप करते। उसका मतलब ये, उसका प्रॉब्लम ये है, हम एक दूसरे को फरिश्ता मानना चाहते हैं। लेकिन ट्रस्ट क्या चीज? फॉर एग्जांपल एक लड़की है, अब वो अगर पूरी जिंदगी स्कूल भी को-एड में गई है, कॉलेज यूनिवर्सिटी फिर काम कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो मर्दों को देख के एकदम जी डर के छुप के कमरे में बंद हो जाती थी। उसकी एक इंटरेक्शन, एक हेल्दी इंटरेक्शन को मिक्स क्यों नहीं करते? कुछ खास बुराइयां हैं जी जो लड़कों की भी थी, लड़कियों की भी थी, उसको प्रोजेक्ट इतना किया गया है कि एक आम लड़की जो समहाउ जैसी कोई चीज कर चुकी है वो उसको छुपाने लगती है, उससे डरने लगती है, क्योंकि एक दो वाकयात कोई ऐसे हुए, लोग समझते थे सही जी अगर आपके सोशल सर्कल में कुछ लड़के हैं तो ये बहुत बड़ी बुराई है। क्यों? क्योंकि कुछ खास स्टोरीज मीडिया पे, न्यूज में इतनी उछाली गई हैं कि वो लड़की बोलती है कि सही है, अगर मैं थोड़ी बहुत भी दोस्ती थी तो मैं छुपाऊं। हमारी एंटरटेनमेंट के ड्रॉ में आप देख लें। बिल्कुल। अच्छा महनाज, आप क्या कहेंगी, जिस तरह उम्र की अगर बात की जाती है, ख़ास हमने सोच लिया है कि जी 20 और 28 के बीच में लड़की की शादी हो जानी चाहिए, उस एज को जब क्रॉस करती हैं तो फिर हमारे माशरे का देखने का, उन ख़वातीन को समझने का अंदाज़ क्यों बदल जाता है, और आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे तब्दीली की किस चीज़ की ज़रूरत है? अच्छा देखिए, ये जो आप बात करें ना, ये अर्बन कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कर रही हैं। हमारे ज़्यादा बड़ा जो आबादी का हिस्सा वो रूरल है, वहाँ मेरे ख्याल ये अप्लाई नहीं करता। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह बोलूँ कि पहला एक ज़माना था कि हम समझते थे ये बड़ी बहुत यूनिक बात है कि ख़ानदान में कोई मर्द या कोई खातून ऐसी जिसने शादी नहीं की, लेकिन आज हमारे ख़ानदानों में हम एटलीस्ट 1 या 2 ऐसे केसेस ज़रूर जानते हैं जिनकी या तो शादी ख़त्म हो गई या उन्होंने शादी सिरे से की ही नहीं। अब अगर उनकी उम्र मिसाल के तौर पे 30 से 40 के बीच में है या 40 से 50 के बीच में है और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अगले अभी जिंदगी की 2 दिहाइयां पड़ी हैं, तो हम क्यों लेबल कर देते हैं कि जी आपकी उम्र गुजर चुकी है, एक 40 साल की खातून की शादी नहीं हो सकती? व्हाई डू वी हैव दैट परसेप्शन? बिल्कुल, ये जो उम्र का मतलब शुरू से ये है ना कि कम उम्र लड़की हो खास तौर पे, मर्द की भी एक हद तक उम्र, उससे ज्यादा हो तो फिर मर्द को भी, जैसे ये दोनों कह रहे हैं, मसले होते हैं। तो इसमें मतलब वही माशरे में, क्योंकि हम अपने हॉल में ये सब सोच रहे हैं ना। अब देखिए हम चाइना में थे तो वहाँ बूढ़े लोगों की तादाद जब बहुत बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि जितने बूढ़ी विडोज हैं और जितने बूढ़े रंडवे मर्द हज़रात हैं
उनकी शादियां होनी चाहिए। आपको पता है सरकारी लेवल पे प्रमोट किया गया और इतने बूढ़े औरतों की शादियां की, और बिल्कुल वही बात लोनलीनेस की जो आपने शुरू में की कि कंपेनियनशिप भी तो चाहिए होती है ना। आप ये देखें कि जिनकी अगर एक ख़ास उम्र तक शादी नहीं हुई, देखिए बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके वालिदैन, ये रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपके हर तरह से कंपेनियन नहीं हो सकते। तभी तो कहा गया है कि शादियाँ होनी चाहिए। आप क्या समझती हैं शाजिया कि जो तन्हा अगर हमारे माशरे में कोई शख्स है, हम उसको मज़ीद तन्हा कर देते हैं, यानी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी 40-45 साल के मर्द या औरत से जिसकी शादी नहीं हुई है? हम उसको क्या कहते हैं कि वो कोई फलाई काम करना शुरू कर दे। फलाई काम भी करे, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको ज़िंदगी गुजारने का हम क्या तरीका बता रहे हैं? देखिए मर्द के लिए फिर भी अगर आप एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर इवन 60 का भी मर्द और उसकी बीवी की डेथ हो जाती है या डिवोर्स हो जाती है तो उसको कहा जाता है कि 40 साल तक की औरत देख लो। अच्छा 40 से तब भी आप आगे नहीं बढ़ते, अभी हम 40 को फिगर आउट कर रहे हैं, बट अगर 60, इवन मेरे पास एक अमेरिका से एक केस आया था, द मैन वाज नॉट द गाय, ही वाज 70, बट 40 से ज्यादा की नहीं। अब 30 इयर्स का एज डिफरेंस इज लाइक एक जनरेशन का, यानी आपकी बेटी की उम्र की है। बट यू नो दे फील प्राउड, दे आर लाइक कि 40 के बाद तो औरत की कोई लाइफ ही नहीं होती। ये बात तो मर्द की माँ या मर्द से शुरू होती है और वहीं ख़त्म होती है। इस बात के लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं है। तो मर्द के लिए तो फिर ऑप्शन है, लेकिन औरत अगर 40 की हो गई है, अब चाहे लेट मैरिज केस है, चाहे वो विडो हो गई है, चाहे वो डिवोर्सी हो गई है, उसके लिए तो ये अगर वो बहुत गुड लुकिंग नहीं है, अगर वो बहुत मेंटेन नहीं है, या मतलब अगर वो अपनी अर्निंग्स उसकी बहुत अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो कोई कंसिडरेशन नहीं है उसके लिए। ये है कि जी आप जैसी हैं, आप बहुत अच्छी लाइफ गुजारिए। अगर इसको मैं रिवर्स करूं, जैसे आपने खुद कहा कि अगर मर्द 60-50 के भी हैं तो अपने से 10 साल 20 साल कम उम्र उनको ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमारा माशरा आज भी, हमने टेलीविजन में, मीडिया में कुछ ऐसे केसेस देखे तो बड़ा शदीद रद्द अमल आता है, या प्रियंका चोपड़ा की अगर बात की जाए, बड़ा शदीद रद्द अमल आता है अगर खातून अपनी से कम उम्र आदमी से शादी कर ले। तो आप इसको कैसे देखती है? और हमारे माशरे तो इसका तो देखें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर गलती से बकौल इनके की बगावत कर दे अगर वो यंग जनरेशन, हमारे माशरे में जब अफेयर की बात हो रही है कि शादी करके आई और फंसाया, तो ये तो औरत शायद बहुत ही कोई बुरी या ख़राब औरत का जिसको टाइटल लेना हो, वो इवन अपने से कम उम्र चाहे 2 से 3 साल भी है उस लड़के के बारे में सोचे। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पे? क्या माशरे में, और एक मर्द का इस पे क्या पर्सपेक्टिव? अगर आपको पता चले कि कोई खातून ने अपने से कम उम्र शख्स से शादी की है और 5-6 साल नहीं, अगर 10 साल छोटा है, तो पहला जहन में क्या ख्याल आता है? आइडियल एज में अगर शादी होती है, सबसे ज़्यादा फ्लॉ क्या आता है किसी भी रिलेशन में? टाइम नहीं देते। नहीं जी, मैं बिजनेस में फंसा हूँ, मैं अपनी नौकरी में फंसा हूँ, या दीगर मसले मसाइल हैं, या तुमसे पहले मेरा एक सर्कल था, मुझे घूमना फिरना होता था, मुझे वो टाइम उसमें देना है। एक दूसरे को टाइम नहीं देते। कंपेनियनशिप की बुनियाद क्या है? लड़की जवान हो, खूबसूरत हो। जब बुनियाद ही गलत है तो 40-50 एज तो मैटर ही नहीं करती ना, क्योंकि कंपेनियनशिप का मामला हमारी नज़र में है ही कुछ और, उसकी बुनियाद है कुछ और। हमें बुनियाद को चेंज करना पड़ेगा। 40 साल 50 साल की लड़की, वही एक स्टीरियोटाइप है ना, औरत को सिर्फ उसका पैमाना उसका हुस्न है, उसकी अट्रैक्टिवनेस है, एंड दैट्स अबाउट इट। बिल्कुल। एक शख्स बिल्कुल शुरू में शादी में जो एक ज्यादा टाइम दे रहा होता है, 2-3 बच्चों के बाद वो टाइम देना छोड़ देता है। जब वो अपनी बीवी जिसने 10-15 साल उसके साथ गुजारे, उसके बच्चों के लिए ढल गई, उसी को टाइम नहीं दे रहा, तो वो आगे जाके बिलफर्ज आप समझ लें, जो आपने बोला कि वो लेट एज में अगर शादी करना चाह रहा है, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर लेगा कि मैं किसी थोड़ी सी ज्यादा एज की लड़की से शादी करूं? अच्छा, लोग तो अक्सर ये भी कहते हैं, और इस पे हम बात करेंगे कि मर्द हजरात, अगर आपका कंपेनियन यंगर है तो वो अपने आप को भी जरा जवान महसूस करते हैं, शायद इसलिए भी उनका एक रुझान होता है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जहां हम हर चीज़ में अपने दीन की रहनुमाई चाहते हैं, हमारे पास तो सुन्नत नबवी मौजूद है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से शादी की थी, तो एज डिफरेंस आप देखिए, खुद वो 25 साल के थे, हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल की थी। लेकिन इसकी मिसाल आपको इस्लामी माशरे में ही कम मिलती है, जहाँ हम मायूब तसव्वुर करते हैं एक ऐसी खातून से शादी करना जिसकी उम्र मर्द से ज़्यादा है। इस पर ज़रा सोचिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। किसी ने क्या खूब कहा है कि विमेन आर नॉट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर बैडली रेज्ड मेन। यानी अगर आपको लगता है कि किसी का मिजाज बहुत गलत है या कोई किसी की जो रहन सहन है उसमें बड़े फ्लॉज हैं, तो घर वाले और अक्सर माएँ ये तसव्वुर करती हैं कि वो जो आएगी वो सुधार लेगी। यानी जैसे उसका काम ही ये है कि आपने जो तरबियत में कमियां छोड़ दी हैं उसने आके उनको सही करना है। ऐसा आजकल नहीं होता और इसकी वजह से ही बहुत सारी शादियां टूटती हैं। लेकिन अगर सवाल ये पैदा होता है कि उम्र, कहाँ आप रहते हैं, कितना आपने पढ़ा है, आपकी शक्ल सूरत कैसी है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं भी, और शायद अगर आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या उन दो लोगों से जिनकी शादी हो रही है ये पूछा जाता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है शादी की? एक दफ़ा फिर आपके लिए सवाल आज का रिपीट कर दूँ कि क्या आप समझते हैं कि शादी करने की कोई सही उम्र होती है नहीं? और एक कॉलर भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी? याहिया बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक ठाक जी। याहिया, आज के सब्जेक्ट पे क्या कहना चाहेंगे? जी, आप बड़ा आपने अच्छा सब्जेक्ट दिया है, क्योंकि नॉर्मली से बात हम करते नहीं है। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि शादी की उम्र वैसे कोई खास होती नहीं है, लेकिन डिपेंड्स कि अगर आपके क्या हालात हैं और आप किस मतलब पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जो आपने अभी बात की ना, मैं उसको टेकअप करूंगा कि हम लोग जो इस्लाम की बात आपने की ना, तो आई एम सॉरी टू से वी आर मुस्लिम बट वी आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम। हमारे यहाँ मतलब होता है वो इस्लाम को यूज कर लेते हैं, चार शादियों के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं देखते कि हम बेसिकली हमारे यहाँ जो ट्रेंड है ना, हम अपने कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं। हमें खूबसूरत लड़की चाहिए होती है, वो हसीन चाहिए होती है, गोरी चाहिए होती है, जैसा आदमी कैसा भी हो, उसमें उम्र आप, और ये बात आपने बिल्कुल सही की, मैं किसी शादी में जाता हूँ तो लोग खवातीन खुसूसियत में तलाश में होती है किसी ऐप को कि उम्र ज्यादा है, उम्र कम है। जिस तरह कहते हैं ना कि खवातीन का सारा जो निगाहों का मरकज होती है वो दुल्हन, कि उसने क्या पहना है, वो कितनी बड़ी लग रही है, और मर्द हजरात जो ना अरेंजमेंट्स पे ज्यादा फोकस किए होते हैं कि खाने में कितनी डिशेस रखी हैं, और एक फुप्पा होते हैं जो नाराज हो जाते हैं कि कबाब नहीं रखे आपने। लेकिन थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग एंड टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वक्त कम, मुकाबला सख्त। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस आज के ज़माने में 2019 में हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, जो बाशऊर दुनिया में काम करने वाला, एक्सपोजर जिसके पास बेतहाशा हो, वो मर्द जब शादी करने जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है वाइफ से? जैसे आपने इब्तिदा में कहा अभी ब्रेक के बाद के रिहैब सेंटर नहीं है औरत, माँ, लड़के की माँ का अक्सर हमारे यहाँ मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में है कि लड़का सुधर जाएगा, अली बात। दूसरी बात, याजा ने जो बात की, जो आपके कॉलर थे, दीन की बुनियाद पे हम शादी तो करते हैं कि मैं बुराइयों से बच जाऊंगा, मैं गलतकारियों से बच जाऊंगा, लेकिन जब शादी हो जाती है 6-7 महीने बाद कंटिन्यू करते हैं। तो जब बुनियाद तो बहुत अच्छी होती है लेकिन एक मुनाफकत होती है जिसकी वजह से आगे रिलेशन नहीं चलता। अच्छा, फ्रॉम अ मेल्स पर्सपेक्टिव, जैसे ख़वातीन पे तो बहुत कदगन, आपने भी फेसबुक का हवाला दिया, तो जो हमारे यहाँ राजा इंदर मिस्टर पॉपुलर साहब होते हैं, जिनके आगे पीछे बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, क्या उनके रवैये में क्योंकि अटेंशन की, पॉपुलैरिटी की आदत होती है, जब शादी आती है तो यकायक सुधार आ सकता है, या आपको लगता है कि once you are that popular you always want to be that popular? सुधार लाना चाहेगा तो वो सेम प्रोफेशन में शादी करेगा। आप देखें, कंपैरिजन्स देख लें, कामयाब शादियों में सेम प्रोफेशन के जो परसेंटेज है बहुत कम है, तबाह शादियों के परसेंटेज बहुत ज़्यादा है जो सेम प्रोफेशन के। क्यों? क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी में सुधार, उस गुरूर को तोड़ना ही नहीं चाहता। वो अपने से नीचे या किसी नॉन उस प्रोफेशन सेट के यूँ लाता है कि मैं तो स्टार हूँ, मैं ऐसी बंदी को लाऊंगा, अंडर इन्फ्लुएंस्ड रहेगी और मैं अपना स्टार्टअप मरूब रहेगी, एंजॉय करूंगा। लेकिन पता है शाजिया, पहले तो एक ज़माने में ये तस्वुर किया जाता था कि जी एक डॉक्टर है, दूसरा भी डॉक्टर हो तो एक दूसरे को समझ सकेंगे, या एक शख्स अगर मीडिया में है। अब ऐसा लगता है कि जैसे अशर ने कहा, ऐसी शादियां नहीं चलती, इसकी क्या वजह है? देखिए, जो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ आता है, जो रीजंस दे रहे होते हैं, लाइक बैंकर भी है अगर लड़की, वो ये कह रही होती है कि जी ये फॉर एग्जांपल ये प्रोफेशन बहुत डिमांडिंग है और मैं 10 बजे या 9 बजे घर आ रही होती, तो अगर मेरा मियाँ भी और हम साथ एंटर हो रहे होते हैं तो फिर लाइफ में बचा क्या? 2 घंटे बचे, उसके बाद आपने सोने जाना है, तो वो सोशल लाइफ से लेके बाकी की सारी चीज़ें हो रही थी। अगर आप डॉक्टर्स हैं तो आप सेम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं जी, अगर हाउस वाइफ है या फिर मैक्सिमम ये कि स्कूल जॉब है या डेंटिस्ट है, तो बड़े टीचर्स की बड़ी डिमांड रहती है, 2 बजे घर आ जाएगी और 2 महीने की छुट्टी भी मिला करेगी, आइडियल है, और बच्चों की फीस भी आधी हो जाएगी। अच्छा महनाज, आप क्या कहेंगी कि इस सारे सिनेरियो में, चले उम्र कम, ठोक बजा के, जो एक दांत, एक बाल देख के जब अम्मियाँ लड़की को सिलेक्ट कर लेती हैं, शौहर तो शौहर, अशर ने बिल्कुल सही कहा कि 6-7 महीने बाद आपका वो हनीमून पीरियड जब ख़त्म होता है तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में वापस आते हैं। लेकिन वो जो सास है जिसने ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जो ख़ुद मुख्तलिफ अदवार से गुजरी है, उसके रवैये में तब्दीली क्यों आ जाती है? यानी जो ख़ुद पसंद करके लाई हुई लड़की होती है, उसी को वो बुरा क्यों लगने लग जाती है वो लड़की?
अब इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, मतलब एक इमोशनल भी है कि अब बेटे की तवज्जो डिवाइड हो गई, और दूसरा इकोनॉमिक भी है कि अब बेटे की आमदनी में हमें शेयरिंग हो गई। तो ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं। तो लेकिन अब सासों में भी कुछ तब्दीली आई, अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो मैं समझती हूँ कि वो थोड़ी सी बेहतर हुई हैं उन सासों से जो कि रवायती सास होती हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन साहिबा बात कर रही हैं और क्या कहेंगी आप? मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी शाइस्ता, मुझे आपके गेस्ट आए हैं, उनसे बात करनी है और मुझे ये कहना है जी कि सिर्फ लड़की की उम्र, लड़की का रिश्ते का मसला नहीं, लड़के का रिश्ते का बहुत मसले हैं। जरा दोबारा कहिएगा, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये कि लड़की की उम्र और लड़की के रिश्ते का मसला नहीं है, सही, बल्कि आजकल लड़कों की शादी के भी बहुत मसले मसाइल हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपके नजरिए में ये मसला क्यों होता है? मसला तो होता है कि लड़की वालों की भी बहुत डिमांड होती है लड़कों के बारे में। मुझे तो कभी कभी लगता है कि लड़की वालों की भी बहुत डिमांड होती है, आपने कहा, और कभी कभार ये भी होता है कि लड़के की और लड़के की माँ की पसंद में ना कंसेंसस नहीं हो पा रहा होता। जो लड़की लड़के को पसंद होती है वो माँ को पसंद नहीं होती, जो माँ को पसंद होती है उस पर लड़का हाँ नहीं करता। शाजी, ये अक्सर होता है या नहीं? थैंक यू वेरी मच शाइस्ता। ऐसा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि डिसाइड किसने करना है, वीडियो पावर किसके पास है। फिर मैं अपना फोकस वहाँ कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आप अम्मा को प्रोफाइल भेजते रहे एंड शी स्टार्ट्स रिजेक्टिंग, एंड में लड़के ने ये बोलना होता है कि जी मैंने तो आपसे पहले दिन ही ये बोला था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए। तो वो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा तो बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत स्मार्टली एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है जिसमें लड़का और उसके अम्मा की सारी खुसूसियात जमा हो, एटलीस्ट 80% हो, तो हो भी जाता है। अच्छा, और जो शाइस्ता का सवाल है कि लड़की वालों की भी आप समझते हैं कि डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं? हम जो बात कर रहे होते थे या कर रहे होते हैं कि औरत बहुत मजलूम है, उसको ट्रॉली लेके जानी पड़ती है और उसको सबके सामने जाना पड़ता है, अब उन चीज़ों में बहुत फ़र्क आया। स्पेशली मैं बड़े शहरों की बात कर रही हूँ, वहाँ पे अब लड़की भी उतना ही, और जो परसेंटेज है उसी तरह से रिजेक्ट कर रही है, और शायद कहीं उसको एक तसल्ली मिल रही होती है कि पहले कभी औरत बहुत रिजेक्ट हुई है तो अब अच्छा, ये जरा क्विकली, क्योंकि वक्त मेरे पास आखिरी मिनट है। अच्छा, जब आपको पता चले किसी मर्द को कि वो रिश्ता कहीं भेजा था और चले हमें तो काफी समझ आ गई, लड़की भी पसंद आ गई, लेकिन लड़की ने मना कर दिया, तो हाउ डज अ मैन रिएक्ट टू इट? मेरे ख्याल से तो ये पैटर्न ही गलत है, रिश्ता भेजने और करने का। आप प्लेटफॉर्म ऐसे बनाएं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, फिर आप माँ बाप को बता दें। ये भेड़ बकरी वाला सिस्टम ही खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज एंड शाजिया। आई थिंक इट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इस इशू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, कोई एक प्रोग्राम ज़रूर करेंगे लड़कियों की डिमांड के हवाले से भी, लेकिन एक बहुत अच्छी मिसाल मुझे याद आ रही है। एक शख्स ने बड़ा नाराज़ होकर ये कहा था कि भाई मेरी शादी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि अभी देखो हम नीचे से लड़के आ रहे हैं, सारे बहन भाई अम्मी अब्बू के घर में फ्रिज कौन सा आना है उस पर भी कंसेंसस नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर लड़की कैसे किसी सारों को पसंद आएगी? सवाल ये पैदा होता है कि फ्रिज इस्तेमाल की चीज़ है जिसको पूरे घराने ने इस्तेमाल करना है। शादी आपने करनी है तो ज़रा सोच समझ के कीजिए, और यकीनन आपकी अपनी